हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली बेस्ड है फॉर DU MCOM एंट्रेंस एग्जाम, जिसका एग्जाम 26 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है। अब अगर DU की बात करें तो बेसिकली हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम इसकी एक स्ट्रैटेजी बता देते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं, लास्ट मोमेंट आपको क्या पॉइंट्स रिवाइज करने हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो दैट आपको उनका कॉन्सेप्ट पता हो, एग्जाम में अगर उसके क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही ईजिली उसको कवर कर पाओ। देखो, सबसे पहले तो हमने बताया था कि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पास्ट 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दैट इज फ्रॉम 2015 टू 2020, ये क्वेश्चन पेपर्स तो आपको देखना ही देखना है, कवर करके ही जाना है, क्योंकि 2011 टू 2014 की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ना करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के थे, तो वो आप स्किप कर सकते हो। बट उसमें जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं स्टैटिस्टिक्स से, अकाउंट से, इकोनॉमिक्स से, वो आप कवर कर लेना। बट वहाँ जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछता है उस लेवल के क्वेश्चंस अब एग्जाम में ड्यू नहीं इंक्लूड करता है। क्लियर? तो 2015 टू 2020 के जो क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है हमारे, और हमने DU की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई थी DU MCOM एंट्रेंस के नाम से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप अच्छे से कवर कर लेना। रीजन बीइंग वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। कॉस्ट, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, HRM, FM, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है और हमने इन सब पे बहुत सारे MCQs चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसके लिए हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन के MCQs अपलोड किए हुए हैं सेकेंड चैनल पे, जिसका नाम है CA काजल डेरोलिया। तो इतने टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कवर कर ले रहे हो एग्जाम के लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ईजिली आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि यहाँ जो MCQs हमने कवर किया या पास 6 ईयर्स क्वेश्चन पेपर में जो MCQs है वही एज इट इज़ एग्जाम में आने वाले, नहीं, वो एज इट इज़ एग्जाम में नहीं आते, बट वही कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछता है थोड़ा घुमा करके। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो बहुत ही ईजिली क्वेश्चन ऑप्ट कर पाओगे। क्लियर? बाकी जिन स्टूडेंट्स ने मेरी टेस्ट सीरीज ऑप्ट की है उनके लिए ये सजेशन है कि जो टोटल 16 टेस्ट हुआ है, ये सारे टेस्ट भी आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना, ये सारे क्वेश्चंस पे आप बहुत अच्छे से कवर करके जाना। तो ये एक ओवरऑल हमने बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करके जानी है। एक स्ट्रैटेजी समझ लो। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम अब लास्ट मोमेंट क्या पढ़ें, क्या रिवाइज करें। देखो, MCQs की अगर हम बात करें तो नो डाउट आपने अभी तक जितने भी MCQs देखे होंगे, जितने भी टॉपिक्स देखे होंगे, भले आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि वो सब आप भूल गए हो, बट ऐसा होता नहीं है। जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना तो वो सारे के सारे MCQs जो पहले से किए हुए हैं वो आपको याद आ जाएंगे, वो आपको एग्जाम में ज़रूर क्लिक करेंगे। हर वो टॉपिक जो आपने कभी ना कभी पढ़ा हुआ है प्रिपरेशन के टाइम, वो सारे टॉपिक भी आपको याद आ जाते हैं। क्लियर? तो अगर आप सारी चीज़ें एट अ टाइम रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है और भी आपने जो भी नोट्स देखा होगा, MCQs देखा होगा, तो उसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि सब कुछ रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, बट एग्जाम में वो सारी चीज़ें क्लिक करेंगी। क्लियर? तो ये एक स्ट्रैटेजी रखो कि जितना हो पा रहा है वो सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लो। सबसे पहले फोकस करना पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पे। अब आज का जो हमारा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स पे है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में कवर कर चुके हैं, तो उन टॉपिक्स की मीनिंग हम यहाँ पे शेयर कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, सो दैट अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओ। एडमिट कार्ड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वेबसाइट पे, उम्मीद करते हैं कि सबने इसको डाउनलोड कर लिया होगा। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बेसिकली इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं पूछता एग्जाम में टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पूछता है, बट पहले इसका मीनिंग समझ लो कि व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज डिफ्लेशन। और देखो, यहाँ बहुत डिटेल में नहीं स्टडी करा रहे हैं, रीजन बीइंग एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछता है, बहुत डिटेल में टॉपिक नहीं कवर करता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन की, तो नो डाउट इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली हमारी इकोनॉमी में जो भी गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं,
हमारी इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जब उनकी प्राइस राइज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। क्लियर? यहाँ पे लिखा भी है कि इन्फ्लेशन इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ how quickly the price of goods in an economy is increasing. Inflation is caused when goods and services are in high demand, thus creating a drop in availability. मतलब जो goods and services मार्केट में अवेलेबल हैं, बेसिकली जो डे टू डे यूज़ के भी हैं, उनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, मतलब खरीदने वाले ज़्यादा हैं, और उसकी सप्लाई दैट इज़ जो बेचने वाले हैं उनके पास उतना प्रोडक्शन ही नहीं है, उनके पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। मतलब खरीदने वाले 400 हैं और जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ 100 की है। तो नो डाउट जब आपके पास 100 यूनिट्स है और आपको पता है कि इसको खरीदने के लिए मार्केट में 400 कस्टमर्स हैं, तो आप इन 100 यूनिट्स की प्राइस बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे। क्लियर? और इसी इंक्रीज को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। तो बस इतना है कि इन्फ्लेशन मतलब क्या है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, जब उनकी प्राइस बढ़ती है, हाइक होती है, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। क्लियर? एक ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो कि द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द सीपीआई। मतलब बेसिकली इन्फ्लेशन को आप कैसे मेजर करते हो? विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर? अब अगर हम लोग डिफ्लेशन की बात करें तो जस्ट इसका वाइस वर्सा है इन्फ्लेशन का, कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज की, कि उनकी प्राइसेस फॉल होती है, तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। तब इस केस में क्या होगा कि खरीदने वाले 100 कस्टमर होंगे और बेचने के लिए 400 यूनिट्स होगी। तो जब आपको पता है कि आपके पास कस्टमर कम है, तो आप अपनी प्राइस को क्या करोगे? प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज करोगे, और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे डिक्रीज को हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। क्लियर? अब देखो एग्जाम में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से तो जनरली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन से। तो देखो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन भी कवर किया है, एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स बताए हैं, बट एग्जाम में डिमांड पुल पूछता है एंड कॉस्ट पुश पूछता है। क्लियर? बट ये तीनों किसका पार्ट है? इन्फ्लेशन का। मतलब तीनों में ही हमारी प्राइस राइज करेगी। सबसे पहले तो देखो लिखा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ही यही होता है कि जब मार्केट में 400 कस्टमर हैं खरीदने वाले और सिर्फ 100 यूनिट्स हैं बिकने के लिए, मतलब 100 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन हुआ, तो नो डाउट आपको पता है कि आपकी यूनिट्स बहुत ही ईजिली मार्केट में सेल हो सकती है, तो आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दोगे। क्लियर? और ये नाम से समझ में आ रहा है डिमांड पुल, कि डिमांड की बढ़ने की वजह से जब प्राइस बढ़ती है प्रोडक्ट की, तो उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहाँ लिखा भी कि इट अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज इज हायर व्हेन कंपेयर टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली किससे? उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से। और इसी पूरे इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि कई बार जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अब क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ी, मतलब हमारा बनाने का खर्चा बढ़ गया, तो उस केस में हम सेल प्राइस भी बढ़ा देंगे। क्लियर? तो क्योंकि हम सेल प्राइस इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन। और इसको हम किस तरह का इन्फ्लेशन बोलेंगे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसका नाम कॉस्ट क्यों है? क्योंकि ये इन्फ्लेशन किसकी वजह से हो रहा है? ये प्राइस हाइक किसकी वजह से हो रहा है? कॉस्ट के बढ़ने से। और कॉस्ट किसकी बढ़ी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। तो सिंपली जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जिस चीज़ से आप प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो नो डाउट आपकी कॉस्ट, आपके बनाने का खर्चा बढ़ा, और अगर आपके बनाने का खर्चा बढ़ा तो आपको सेलिंग प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इस तरह के इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ लिखा भी है कि इट अकर्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, increase in the prices of inputs increases the price of the product. Clear? And last one is built-in inflation. A rise in prices results in higher wages to afford the increased cost of living. Therefore, higher wages result in increased cost of production, which in turn has an impact on product pricing. The circle hence continues. अब built-in inflation क्या है? जो बनाया गया इन्फ्लेशन है। क्या मतलब इसका? कि जब प्रोडक्ट की प्राइस आप इंक्रीज करते हो, ठीक, आपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी, तो नो डाउट आपको वेजेस भी तो बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? सो दैट आपके जो एम्प्लॉयज़ वर्क करें उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉल ना करे। क्लियर? उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए आपको वेजेस बढ़ाना पड़ेगा,
और अगर कंपनी ने वेजेस बढ़ाया तो अल्टीमेटली उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से अगेन मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन। क्लियर? तो ये 3 तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड बिल्ट इन इन्फ्लेशन। हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा है कि इनकी दोनों टॉपिक्स हैं जहाँ पे डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश एग्जाम में कवर करता है, बट क्योंकि आपको उसकी डेफिनेशन नहीं पता होती तो आप लोग उसका एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। अब होपफुली आप बहुत ही ईजिली उसका एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाओगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्टैगफ्लेशन। अब देखो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली जो वर्ड है ना, ये 2 पार्ट से बना हुआ है। अगर स्टैगफ्लेशन की बात करें ना तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है बेसिकली। एक तो स्टैग है जिसका मतलब होता है स्टैगनेशन, क्लियर, और दूसरा वर्ड है फ्लेशन जिसका मतलब होता है इन्फ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन बेसिकली 2 टर्म मिलकर के बना है। फर्स्ट इज स्टैग एंड सेकेंड इज फ्लेशन। स्टैग का मतलब होता है स्टैगनेशन और फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन। क्लियर? आप देखो यहाँ बताया कि इकोनॉमिक्स में अगर हम स्टैगफ्लेशन की बात करें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ हमारा इन्फ्लेशन रेट हमेशा क्या होता है, हाई होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमेशा कम होगी, क्योंकि जब इन्फ्लेशन रेट मतलब हर चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नो डाउट कम ही होगी। एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी हाई रहती है, मतलब जो लोग जॉब पे नहीं है, जो लोग खाली बैठे हैं, उनकी भी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। क्लियर? बट अभी हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे फिलिप्स कर्व, और आप देखोगे फिलिप्स कर्व एंड स्टैगफ्लेशन दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्यों? क्योंकि स्टैगफ्लेशन बोलता है कि जब इन्फ्लेशन रेट हाई होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होता है। दैट इज स्टैगफ्लेशन बताता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है और अनएम्प्लॉयमेंट है इसके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है, बट फिलिप्स कर्व इसका जस्ट रिवर्स बताता है। फिलिप्स कर्व भी बताता है कि अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा एंड वाइस वर्सा। क्लियर? तो अब इन दोनों टॉपिक में कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, अभी हम इस पे तो बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिकली हमारा बीकॉम का ही टॉपिक है। एमकॉम में सिर्फ और सिर्फ, अगर एमकॉम एंट्रेंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक पॉइंट कवर करता है। तो जो जो पॉइंट कवर कर सकता है एग्जाम में वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं। देखो यहाँ हमने बताया फिलिप्स कर्व, और ये ऊपर बता दिया कि फिलिप्स कर्व बेसिकली बताता है कि इन्फ्लेशन के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन है, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा एंड वाइस वर्सा। क्लियर? हायर इन्फ्लेशन इज एसोसिएटेड विद लोअर अनएम्प्लॉयमेंट एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब क्योंकि ये स्टैगफ्लेशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमेशा याद रखना कि फिलिप्स कर्व हमेशा शॉर्ट रन में तो काम आएगा, बट लॉन्ग रन में ये रिलेशनशिप आपको नहीं भी देखने मिल सकता है। क्लियर? मतलब ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये शॉर्ट रन में तो देखने मिल सकता है बट नॉट इन लॉन्ग रन। अंडरस्टैंडिंग द फिलिप्स कर्व इन लाइट ऑफ कंज्यूमर एंड वर्कर एक्सपेक्टेशंस shows that the relationship between inflation and unemployment may not hold in the long run or even potentially in the short run. Clear? The concept behind the Phillips curve states the change in unemployment within an economy has a predictable effect on price inflation. Basically से Phillips curve का मोटिव यही है, वो यही बताना चाहता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज हुआ, मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, मतलब लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हो जाएंगे, है ना, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस इन्फ्लेशन पे। मतलब सिंपली क्या कह रहा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज हुआ, लेट्स से अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज किया, क्लियर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे तो ज़्यादा लोगों के पास पैसे होंगे खर्च करने के लिए, और जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली सप्लाई के, तो नो डाउट इन्फ्लेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेरा पॉइंट समझे ना? सिंपली हम ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होना मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो जब ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है तो ज़्यादा लोग डिमांड करने वाले हैं मार्केट में, एंड जब ज़्यादा लोग डिमांड करने वाले हैं मार्केट में तो कोई ज़रूरी नहीं कि सप्लाई मार्केट में बढ़ी हो। तो उस केस में क्या होगा कि सिंपली यहाँ पे डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? आगे देखो ये बताया कि द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज डिपिक्टेड एज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव कर्व। बेसिकली इसका कर्व इस तरीके से बनता है, ठीक, विद इन्फ्लेशन ऑन द वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या प्रेजेंट करते हैं हम, इन्फ्लेशन रेट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम दिखाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड वाइस वर्सा। अब एग्जाम में क्योंकि ये पूछ सकता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा कि नहीं, कॉनकेव कर्व होता है कि नहीं, इसलिए ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड है।
ऑल्टरनेटिवली अ फोकस ऑन डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस इन्फ्लेशन एंड वाइस वर्सा। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट घटाना है तो आपको इन्फ्लेशन बढ़ानी होगी, मतलब आपको प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करनी होगी। क्लियर? तो ये पूरा टॉपिक था फिलिप्स कर्व का, और फिलिप्स कर्व में सिर्फ इतनी सी चीज़ बता रहा था, एंड फिलिप्स कर्व सिर्फ इस पे फोकस करता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है और अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर किस तरह का रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट है ISLM मॉडल। अब देखो ISLM का पहले फुल फॉर्म समझ लो कि IS का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट सेविंग्स एंड LM का फुल फॉर्म है लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई। क्लियर? अब दोनों टर्म का पहले मतलब हम समझा दे रहे हैं। अगर हम IS की बात करें, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग की, तो ये बताता है कि हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जितनी सेविंग कर रहे हैं उसके बीच में एक इक्वालिटी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जितना पैसा अर्न किया है वो सबका सब इन्वेस्ट कर दो या सबका सब सेव कर दो। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट सेविंग मॉडल क्या बताता है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में एक इक्वालिटी आपको रखनी है। एंड बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट सेविंग मॉडल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम। प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि जो आप इन्वेस्ट करोगे किसी ना किसी प्रोडक्ट पे करोगे। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें LM की, तो बेसिकली LM का फुल फॉर्म हमने बताया कि LM का फुल फॉर्म है लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई। तो LM मॉडल बेसिकली ये बताता है कि जो मनी डिमांड है और जो मनी सप्लाई है उसके बीच में एक इक्वालिटी होनी चाहिए। सो नो डाउट LM मॉडल किसको रिप्रेजेंट करता है, मनी मार्केट की इक्विलिब्रियम को। क्लियर? कि जितनी पैसे की डिमांड है उतनी ही पैसे की सप्लाई भी होनी चाहिए। क्लियर? अब इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है। लिखा है द ISLM मॉडल डिस्क्राइब्स हाउ एग्रीगेट मार्केट्स फॉर रियल गुड्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स इंटरैक्ट टू बैलेंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल आउटपुट इन द मैक्रो इकोनॉमिक। ये क्यों बोला है? सबसे पहले बोल रहा है एग्रीगेट मार्केट फॉर रियल गुड्स। तो अभी हमने बताया कि IS मॉडल किसको शो करता है, प्रोडक्ट मार्केट को, एंड LM मॉडल किसको शो करता है, फाइनेंशियल मार्केट को, या हम कह सकते हैं मनी मार्केट को। तो इन दोनों मार्केट के बीच में, मतलब प्रोडक्ट मार्केट के बीच में एंड मनी मार्केट के बीच में जो बैलेंस बनाया जाता है, जो इक्विलिब्रियम बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं LSLM मॉडल। बेसिकली ISLM मॉडल यूज ही इसलिए होता है सो दैट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल आउटपुट के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके चले। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है द मॉडल वॉज डिवाइज्ड एज अ फॉर्मल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ किन्जियन इकोनॉमिक थ्योरी। और इसका जो ग्राफ बनता है वो भी हम यहाँ बता देते हैं कि इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ये हमारा IS मॉडल है एंड इस तरीके से LM मॉडल जाता है। क्लियर? तो ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब सिंपली जहां ISLM मीट करेंगे, और जहां ये मीट करते हैं उसी पॉइंट को हम ये मानकर, तो उसी पॉइंट पे हम ये मानते हैं कि जो हमारा एक बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट वो हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट ऑन द ISLM ग्राफ, IS रिप्रेजेंट्स वन कर्व वाइल LM रिप्रेजेंट्स अनदर कर्व। अभी हमने ऊपर दिखाया दोनों एक ही कर्व नहीं बनता, अलग अलग कर्व बनते हैं दोनों के। ISLM कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ चेंज इन मार्केट प्रेफरेंसेस ऑल्टर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे हमने इस पूरे मॉडल को डिफाइन कर दिया एंड होपफुली अब ये मॉडल आप लोगों को क्लियर होगा। अब भी अगर कहीं कोई डाउट होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस नोट सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बेसिकली रेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, सेकंड वन इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एंड लास्ट वन इज कासी रेंट। अब देखो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का यहाँ पे हमने कोई भी नोट्स नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट बेसिकली जो डेविड रिकार्डो थे उनका ये कहना था कि जब भी आप रेंट पे करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए करते हो, फॉर लैंड। मतलब बेसिकली उनका कहना था, उनकी जो डेफिनेशन थी रेंट पे वो ये थी कि रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ द ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सॉइल। उनका कहना था रेंट जो हम लैंडलॉर्ड को देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी लैंड के लिए देते हैं, दैट इज जो सॉइल है, जो लैंड है उसके लिए दे रहे हैं, ना कि अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। क्लियर? तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की अगर हम बात करें तो क्या इसमें मार्जिनल लैंड की किसी भी तरह की कोई वैल्यू है? नहीं। उनका तो कहना है कि सिर्फ लैंड की वैल्यू है, मार्जिनल लैंड कोई भी रेंट अर्न नहीं करता है।
क्लियर? तो होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। बट अगर हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट की बात करें तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में ये कहा जाता है कि जो हम रेंट पे करते हैं लैंडलॉर्ड को, वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए नहीं करते, बल्कि वो हम लैंड के लिए भी करते हैं, लेबर के लिए भी करते हैं, कैपिटल के लिए भी करते हैं, एज वेल एज एंटरप्रेन्योर के लिए भी करते हैं। क्योंकि जब आप लैंड की बात करो, अब जैसे उस पर बिल्डिंग बनी है, उस पर फ्लोर्स बने हैं, उस तो नो डाउट वहाँ पे लेबर्स भी लगे होंगे, पैसा भी इन्वेस्ट हुआ होगा एंड ओनर भी लगा होगा वहाँ का। तो उन सबके बिहाफ पे जो आप पेमेंट कर रहे हो ना, उसको हम रेंट कहते हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ लिखा है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी इकोनॉमिक रेंट इज अ सरप्लस विच इज नॉट पिक्यूलियर टू लैंड अलोन, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। According to modern version, rent is a surplus which arises due to difference between actual earning and transfer earning। मतलब अकॉर्डिंगली मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग रेंट का मतलब क्या है? जो एक्चुअल अर्निंग है माइनस ट्रांसफर अर्निंग। क्लियर? अब ट्रांसफर अर्निंग का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर अर्निंग का मतलब सिंपली ये चीज़ होती है कि अगर हमने इस लैंड को कहीं और इन्वेस्ट किया होता, कहीं और लगाया होता, तो उससे जो अर्निंग होती और जो एक्चुअल अर्निंग हो रही है उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? रेंट। क्लियर? तो बस इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि अगर हम रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की बात करें तो उनका ये पॉइंट था कि जो हम रेंट पे कर रहे हैं वो सिर्फ लैंड के लिए पे कर रहे हैं। एंड मॉडर्न थ्योरी में ऐसा नहीं है। मॉडर्न थ्योरी में कह रहे हैं हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिला करके जो आप पे कर रहे हो उसको हम रेंट बोलते हैं। क्लियर? ना लास्ट पॉइंट इज कासी रेंट। अब देखो कासी रेंट के बारे में बताया कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अल्फ्रेड मार्शल का गिवन है। ही डिफाइंड कासी रेंट एज सरप्लस अर्निंग जनरेटेड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट लैंड। अब अगर हम कासी रेंट की बात करें तो इसमें तो लैंड को हमने एक्सक्लूड ही कर दिया, सिर्फ और सिर्फ बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो अर्निंग जनरेट हो रही है उसकी बात करेंगे। क्लियर? द अर्निंग्स फ्रॉम मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर टर्म्ड एज कासी रेंट। द कासी रेंट रिफर्स टू द इनकम प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस सडनली। कई बार यही होता है ना कि जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है तो इनकम उससे एडिशनल आप अर्न करते हो, सरप्लस अर्न करते हो, और उसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कासी रेंट। मतलब बेसिकली हम तो यही कह रहे हैं ना कि कासी रेंट मतलब वो रेंट जो कि आप मशीन की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से जनरेट कर रहे हो। क्लियर? इट इज़ यूज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इन इकोनॉमिक रेंट द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज फिक्स्ड सच एज लैंड, क्योंकि लैंड की सप्लाई क्या होती है? फिक्स होती है। हाउएवर इन कासी रेंट द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज टेम्पररी एंड कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड आफ्टर सम टाइम सच एज मशीन। अब सिंपली अगर हम लोग बात करेंगे रिकार्डियन थ्योरी की तो उसमें हम सिर्फ लैंड की बात कर रहे थे, तो नो डाउट लैंड को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड वेरिएबल है, वो फिक्स्ड फैक्टर है। बट कासी रेंट में क्या हमने लैंड की बात की? नहीं, यहाँ पे तो हम बात करें मशीन की, इंस्ट्रूमेंट की, तो नो डाउट शॉर्ट रन में आप उसको जैसे भी चाहो इंक्रीज कर सकते हो, जैसे भी चाहो डिक्रीज कर सकते हो। तो कासी रेंट में जो सप्लाई ऑफ फैक्टर है वो क्या होगा? टेम्पररी। कासी रेंट कैन ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और रेवेन्यू के टर्म में हम कैसे बताएंगे? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको हटाने के बाद जो हमारा बैलेंस आएगा, मतलब जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है उसी की बात करें, वही क्या होगा? कासी रेंट। In the long run, all the costs are considered as variable cost. In long run, the equilibrium can be attained when total revenue is equal to total cost. In such a case, there is no कासी रेंट। आप देखो जब हमारे कॉस्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड करो, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, तब तो हम बात करें कासी रेंट की। बट अगर ये टोटल कॉस्ट एक ही होता तो उस केस में क्या कासी रेंट आता? नहीं। तो वही चीज़ बोला कि क्योंकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं तो उस केस में हम लोग फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग नहीं लेते, एंड क्योंकि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगा तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई कासी रेंट होगा ही नहीं। क्लियर? बस इतना याद रखना कि कासी रेंट हम कभी भी लैंड के लिए नहीं लेते बल्कि अदर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लेते हैं। और वो भी क्यों लेते हैं? क्योंकि कई बार डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ती है, उसकी वजह से हमारी इनकम बढ़ती है, और ये इनकम किसकी वजह से बढ़ रही है? ड्यू टू मशीन इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? तो कासी रेंट क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। इसको हम एक और तरीके से बता सकते हैं कि कासी रेंट बेसिकली यहाँ पे क्या बच रहा है? टोटल फिक्स कॉस्ट बच रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट के प्लस एक्सेस प्रॉफिट। क्लियर? आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई। अब देखो 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यूज बता दे रहे हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। M1, M2, M3 एंड M4 बेसिकली ये 4 कॉन्सेप्ट है, होपफुली सबको पता होगा। M1 की अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर होता है? C दैट इज करेंसी प्लस DD दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स
प्लस OD, और OD क्या है? अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI। क्लियर? तो M1 किसके बराबर हो गया? करेंसी डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI। नेक्स्ट अगर M2 की बात करें तो ये किसके बराबर है? M1, मतलब M1 का ये तीनों पोर्शन तो ये इंक्लूड करता है, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स, और ये सेविंग डिपॉजिट्स कहाँ होती है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में। क्लियर? क्या बोला हमने? सेविंग डिपॉजिट्स, और ये सेविंग डिपॉजिट्स किसके साथ होगी? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के साथ। M3 की बात करें तो M3 किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है M1 के। अगेन M1 के सारे वैल्यूज यहाँ इंक्लूड होंगे, प्लस जो आप टाइम डिपॉजिट करते हो अपने बैंक्स में, क्लियर, वो यहाँ इंक्लूड होता है। एंड लास्ट वन इज M4, और M4 की बात करें तो ये इंक्लूड करता है M3 को, प्लस जो भी मार्केट में टोटल डिपॉजिट हुआ है किसके पास? पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के पास। क्लियर? ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक था और ये पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो M4 किसके बराबर है? M3 के प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ये 4 कॉन्सेप्ट्स थे मनी सप्लाई के, क्योंकि इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है। अब ये तो जितने टॉपिक्स रेलेवेंट थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो हमने बता दिया। एक दो और टॉपिक मेरे रह गए हैं, जैसे एक प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, लिक्विडिटी ट्रैप है। ये सब हम ट्राई करेंगे कि कल मॉर्निंग तक हम अपलोड कर दें चैनल पे। और साथ ही साथ मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो बार बार स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं, जिनके आंसर्स में बच्चों को डाउट है, उनमें से कुछ ऐसे 3-4 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं, वो भी हम कल मॉर्निंग तक अपलोड कर देंगे। अब अगर आज के टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। एंड मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो टाइम आपके पास बचा है, जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हो कर लो, जितने ज़्यादा MCQs आप देख सकते हो देख लो। कोई भी टॉपिक जो आपको कोई भी टॉपिक जो आपको लग रहे हैं कि आप भूल गए, उसको एक बार रिवाइज कर लो, और बहुत ही ईजिली आप देखना एग्जाम में सारे पॉइंट्स क्लिक करेगा। एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उन पे भी हम क्लास अपलोड कर देंगे, बट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। एंड जो DU की प्लेलिस्ट है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से अगर कोई क्लास आपकी मिस हो गई है तो ज़रूर से देख लेना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम कुछ और रेलेवेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।